चले। अच्छा बेटा, हमने जो शुरू करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ठीक है। अ, जो आप लोगों को मैंने करवाने हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट रुकिए बेटा। हमारे पास जी बच्चे, अब शो हो रही है। जी बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर को जो बेटा आपको पता है लास्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में फिजिक्स के पेपर में ज़्यादातर डेफिनेशंस, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस या कोई जो है ना वो न्यूमेरिकल छोटा सा आ गया पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। लेकिन याद रखने के फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर एफएससी में ऐसा नहीं होता। ठीक है। एफएससी में बिल्कुल आपने, अगर आप किसी बच्चे के पास पास पेपर पड़े हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, नहीं तो बेटा आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। ज़रूर ये अगर लगे कि जो है ना शायद मैं जो है ना आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इंटरनेट से पेपर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि बेटा आपका एफएससी का जो पेपर होता है ना वो 70 से 80% पेपर जो है वो आपका सिर्फ एक्सरसाइज का होता है। ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सारा कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं बेटा कि आपके पास जो है ना अ, चार पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। जिसमें से पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें बेटा टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और आपने उसमें से 8 करने होते हैं। ठीक है, 8 आपने बेटा करने होते हैं। दूसरे में भी 12, तीसरे में भी 12 होते हैं, उसमें से भी बेटा आपने 8 करने होते हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें बेटा 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं। मतलब कि टोटल बेटा आपने 22 क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 17 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 24 नंबर के। ठीक है। टोटल पेपर जो है ना वो आपका 85 नंबर का होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बेटा आपके पास जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इस 12 शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 9 और कह लें और 10, 9, 10, 8 क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के होते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है। इसलिए जो है ना एफएससी में बच्चों के, जो बच्चे इस चीज़ पे फोकस करते हैं, अपनी कंसेप्ट के साथ साथ तैयारी अच्छी करनी हो, तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का बेटा आपकी एक्सरसाइज को इस तरह जो है ना वो याद कर लेते हैं, रटा लगा लेते हैं कि जब भी कभी भी क्वेश्चन सामने आ जाए तो उसका आंसर कर सके। इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से जो है ना वो इनकी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने। समझ आ रही बात की? अब उसके बाद हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन में वो क्या कहता है। हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। इसका जो हमने पीछे सारी डिटेल्स वगैरह हमने सारी इसकी पढ़ ली, टॉपिक्स वगैरह। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि आप क्या करें, नेम सेवरल, ठीक है, रेपिटेटिव फिनोमिना अक्रिंग इन नेचर्स व्हिच कैन सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है। आपने उन फिनोमिनाज के नाम बताने हैं जो कि रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। नेचुरली कुदरती तौर पे बार बार रिपीट होते हैं और वो रिपीट एक टाइम स्टैंडर्ड पे होते हैं, मतलब एक टाइम सेट है कि इतने टाइम के बाद उसने, उस प्रोसेस ने
दोबारा रिपीट ज़रूर होना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? टाइम स्टैंडर्ड से मुराद बेटा ये है कि आप देखें कि आपके पास जो है ये क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, ठीक है। अब वॉल क्लॉक में यहाँ पे 3 PM का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 3 PM का टाइम है। अब यहाँ पे 12 है, या आप ये कह लें कि सिर्फ 3 बजे है, यहाँ पे PM की हम जिक्र ही नहीं करते। तो हर 12 घंटे के बाद तीन जो है वो 3 बजेंगे, मतलब कि ये प्रोसेस हर 12 घंटे के बाद रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। ये भी एक टाइम, इसको हम कहते हैं ये टाइम स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसी टाइम स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए उसने यहाँ से हमें पूछा है कि आपने उन फिनोमिनल्स के नाम बताने हैं कि जो नेचुरली अक्कर है, जो मौजूद है और वो रिपीट होते रहते हैं। अब सबसे पहली इसकी एग्जांपल अगर हम इस तरह ले तो सबसे पहले बेटा वो कहता है कि आपके पास मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। मतलब कि ये सन है और इसके अराउंड जो है वो अर्थ रिवॉल्व करती है, अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक है। अब ये जो चक्कर पूरा रिवॉल्व करती है ज़मीन सूरज के गिर्द, तो ये प्रोसेस जो है ना वो ये ऐसा नहीं होता कि ये एक दफ़ा हो जाए और उसके बाद रुक जाए, उसके बाद होना ही नहीं, ठीक है। यहाँ साल में इसने एक दफ़ा चक्कर अपना पूरा करना है, 1 साल के बाद फिर जाके दोबारा उसने एक चक्कर पूरा करना है, ऐसा नहीं होता है। जब ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है वहीं से दोबारा फिर ये स्टार्ट हो जाती है, वहीं से अपना चक्कर जो है ना, अगर सपोज कर ले कि 24 घंटे में ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है, तो फिर अगले 24 घंटे में भी वो अपना चक्कर पूरा करेगी। मतलब कि ये प्रोसेस जो है ना वो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जी अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, और ये भी हमें पता है कि वाकई अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो ये भी बेटा एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है कि अर्थ जो है ना वो अपना प्रोसेस करती रहती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती रहती है, इसका चक्कर होता रहता है पूरा। उसके बाद वो कहते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, के आपके पास जो अ, चांद की हरकत है ज़मीन के गिर्द, वो भी एक हमारे पास रेपिटेटिव फिनोमिना है, मतलब कि ये रिपीट होता रहता है। चांद ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है और अपना चक्कर पूरा करता रहता है, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद वो कहता है कि ये आपके पास एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, कि आप कोई सॉलिड बॉडी लेते हैं, ये सॉलिड बॉडी है और इसके अंदर आपके पास एक प्रोसेस जो कि एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, उनकी वाइब्रेशन होती रहती है। तो ये वाइब्रेशन भी रिपीट होती रहती है टाइम स्टैंडर्ड के साथ। ये नहीं है कि एक दफ़ा वो एटम ने वाइब्रेट कर लिया और अगला आधा घंटा वो सुकून से बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो अपने प्रोसेस को रिपीट करता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप बेटा सनसेट कह लें, सनसेट की बात कर ले, सनराइज की बात कर ले, ठीक है, सनसेट, ठीक है, या सनराइज की बात कर ले हम, कि सूरज अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे तुलू और गुरूब होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको पता ही है कि इसमें जो है ना वो चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपने ही जो टाइम सेट किया हुआ उसी टाइम के मुताबिक ये जो है ना सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। इसमें और भी बहुत सारे आपके जो है ना फिनोमिनाज आते हैं, लेकिन आप जो उसने मेंशन की हुई है, आप सनसेट को ऐड कर सकते हो, सनराइज को ऐड कर सकते हो, एटॉमिक वाइब्रेशन, इस सॉलिड्स को जो है ना वो बेहतर लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे, drawbacks to time period use the time period of simple pendulum एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कि कहता है कि आपके पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, जैसे कि T = 2 π L/G, ये बेटा हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, क्या इसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? अगर यूज़ कर सकते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा, इसका क्या नुकसान, क्या हमें ये इसका जो है ना रिजल्ट मिलेगी। तो याद रखना है कि टाइम स्टैंडर्ड का मैंने ऊपर आपको बताया कि टाइम स्टैंडर्ड वो है कि जिसमें प्रोसेस रिपीट हो, ठीक है। अगर एक दिन उसकी सर्कल पूरा करने का टाइम 24 घंटे है, तो अगला भी सर्कल टाइम पूरा करने का 24 घंटे है, और वो अगले 24 घंटे के बाद ही वो अपना प्रोसेस रिपीट करेगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम,
ठीक है, और दूसरा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दो चीज़ों पे बेटा आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो डिपेंड करता है, असरअंदाज होता है। ठीक है, उसकी क्या बात कहता है कि जैसे कि ये पेंडुलम है, ये हमने बॉब लगाया, अब ये जो रस्सी हमने स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितना जी की वैल्यू क्या होती है, जी क्या होता है, जी बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ग्रेविटी होती है ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि अब उसने कहा है कि जितना लेंथ जो है वो आपकी वेरी करती है। वेरी किस तरह करती है कि आप देखें कि जो है ना टम्परेचर चेंज होता है हर सीज़न के लिहाज से। टेम्परेचर होता है, सर्दियों में टेम्परेचर और होता है, गर्मियों में टेम्परेचर और होता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होना कि कई दफ़ा रस्सी जो है ना वो सर्दियों में सिकुड़ जाती है, गर्मियों में उसका फैलाव बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। अब वो कहता है अगर सीज़न के लिहाज से इसकी लेंथ में चेंज आता रहता है। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो समझो कि टाइम पीरियड में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड का और लेंथ का आपस में रिलेशन है, वो डायरेक्टली रिलेशन है। अगर लेंथ कम ज़्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो रहा है, अगर लेंथ कम हो रही है तो टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि हम अगर लेंथ के लिहाज से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को देखें तो ये बिल्कुल एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं यूज़ कर सकते हम इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जी की, तो जी बेटा हमारे पास क्या होता है, जी वेरी करता है ड्यू टू हाइट। मतलब हाइट के साथ साथ जी वेरी करता है, जी की वैल्यू क्यों कि जी हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचने में लगाती है ना, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी की वैल्यू अगर ज़मीन से आप ज़्यादा हाइट पे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। अगर ज़मीन से ज़्यादा हाइट पे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। अगर जितना आप ज़मीन के करीब होगे उतनी ही ज़्यादा बेटा आपके पास जो है ना वो जी की वैल्यू होगी। तो इस तरह वो कहता है कि आपके पास इस हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, और उसके बाद तीसरा फैक्टर वो ये बताता है कि एयर रेजिस्टेंस। जब ये सिंपल पेंडुलम जो है, जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसमें रेजिस्टिव फोर्स भी होती है, एयर रेजिस्टेंस भी होती है। अब एयर रेजिस्टेंस जो है ना इसके अगेंस्ट काम करती है, इसमें रुकावट पैदा करती है। तो तब भी जो है ना हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू में चेंज आता है, टाइम पीरियड की वैल्यू में। तो सो बेटा उसने यहाँ पे हमें जो ड्रॉबैक पूछा था कि अगर यूज़ होता है तो फिर क्या ड्रॉबैक है, अगर नहीं यूज़ होता तो फिर क्या ड्रॉबैक होगा। तो टाइम स्टैंडर्ड का मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई है। मैंने कहा कि टाइम स्टैंडर्ड वो है जिसमें प्रोसेस रिपीट हो रहा है उसी टाइम, उसी चीज़ पे, उसी लेंथ पे, उसी टाइम पे। अगर 12 घंटे में 3 बज रहे हैं तो अगले 12 घंटे में फिर 3 बजेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहली दफ़ा 12 घंटे बाद 3 बजे, अगली दफ़ा 4 घंटे बाद 3 बज गए हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह वो कहता है कि हम जो है ना वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को एज अ ड्रॉबैक यूज़ और एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स उसने में जो है ना बेटा हमें बता दिए। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि वाई डू वी फाइंड यूज़फुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था स्टार्ट पे हमने पढ़े थे एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी जिक्र था। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में बेटा क्या कहते हैं, याद हो आपको तो वो हमारे पास उसका यूनिट हम लेते थे मोल वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हम मोल भी लेते हैं और किलोग्राम भी लेते हैं। अगर हम मोल लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ठीक है, किन के लिए लेते हैं, कब लेते हैं, और जब किलोग्राम लेते हैं और क्यों लेते हैं और कब लेते हैं। तो बेटा इसमें हमने बताना है कि हमारे पास डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्क्राइब किए हैं उसने बिलो। उसने सबसे पहले बताया है कि जब हम किलोग्राम यूज़ करेंगे ना, केजी, केजी का मतलब है किलोग्राम। जब मैं किलोग्राम यूज़ करूँगा ना तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये अमाउंट ऑफ मैटर को के लिए यूज़ होता है। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब क्या है कि आप जैसे कि किसी शॉप पे जाते हो और आप 1 केजी चीनी लेते हो। ठीक है, 1 केजी आपने चीनी ले ली। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये बेटा आपने 1 केजी चीनी ले ली, 1 केजी। अब 1 केजी जो है ना आप इसको भी फिज़िकल बैलेंस के ऊपर रखते हो। फिज़िकल बैलेंस जो आप यूज़ करते हो
किसी वज़न वगैरह मालूम करने के लिए। तो आप जब फिज़िकल बैलेंस के ऊपर रखोगे तो जो फिज़िकल बैलेंस है आपको इसका टोटल अमाउंट ऑफ मैटर बताएगा, ठीक है। ये नहीं बताएगा कि इसमें इतने दाने हैं चीनी के, ठीक है, ये 5,000 इसमें पार्टिकल्स हैं, 10,000 पार्टिकल्स हैं, नहीं। यहाँ पे पार्टिकल्स, एटम्स, मालिक्यूल्स और मालिक्यूल आइंस की बात नहीं होती, इसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर की बात होती है कि जो हम मैटर यूज़ कर रहे हैं उसकी मकदार कितनी है, वो कितनी मकदार में है टोटल, ठीक है। तो ये इसलिए हम जब भी किलोग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में समझो कि किलोग्राम के तौर पे लिया गया है तो वहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर का जिक्र है, यहाँ पे मालिक्यूल्स, एटम्स और आयंस वगैरह का जिक्र नहीं है। उसके बाद अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स इसके अपोजिट है, ठीक है। मोल जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उनकी मकदार को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बेटा आपके पास मैं बता दूं कि मोल हम मालिक्यूल्स, एटम्स और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर माइक्रोस्कोपिक या होते जो है ना, मैक्रो जो बड़ा होता है, माइक्रो छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। उनकी जब उनकी हम यूनिट को ये यूनिट उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम छोटे पार्टिकल को कंसीडर करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब 1 मोल किसके बराबर होता है? अब 1 मोल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स के बराबर होता है। अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे तो फिर 1 मोल बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये बेटा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर भी होता है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी, 9th क्लास में शायद पढ़ा या 10th क्लास में, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जिसका जिक्र है एवोगैड्रोस नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उसने कहा कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 2 यूनिट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में वो क्या कहता है कि द 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं और measured the length of the needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded। 3 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक सुई है नीडल, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड की है। अब लेंथ जो है उसने फाइंड किया है जिस स्केल के साथ, उसका उसने जो लीस्ट काउंट है बेटा वो हमें बताया है 1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है बेटा, जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज़ किया हुआ उसका लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ये होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, मतलब वो कम से कम कितनी वैल्यू हमें फाइंड करके दे सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू कितनी फाइंड करके दे सकता है। अब 3 वैल्यू बेटा, 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट ने जो वैल्यू फाइंड की है वो किया 0.2145, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने जो वैल्यू फाइंड किया वो बेटा किया उसने 0.21 मीटर, ठीक है। अब जो तीसरा स्टूडेंट है उसने बेटा जो वैल्यू फाइंड किया उसने फाइंड किया है 0.214, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ जो बेटा उसने फाइंड की है। अब उसने कहा कि इन तीनों में से कौन सा स्टूडेंट जो है वो करेक्ट है। क्या पहले वाला करेक्ट है, ठीक है, ये एक्यूरेट है, या दूसरे वाला एक्यूरेट है, या तीसरे वाला एक्यूरेट है, इन तीनों में से कौन सा एक्यूरेट है। तो बेटा आपको पता है कि जब हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक किया था तो मैंने बताया था कि हमने कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों एरर और लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि अब यहाँ पे हम देखेंगे लीस्ट काउंट कितना है, जितना किसी बॉडी का इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतनी ही वो जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई होगी वो करेक्ट होगी। अब 1 मिली किसके बराबर होता है? आपको पता है 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ के, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस जो मैंने इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी, टेबल जो प्रीफिक्सेस वाला, और वहाँ पे याद हो अगर तो 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ के। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, ठीक है। अगर मज़ीद इसको सिंपलीफाई करके लिखे तो ये 0.001 के बराबर होता है, 0.001 के बराबर होता है ये जो है। अब ये बेटा 0.001 मतलब कि अशारिये के बाद 3 इंचे हैं, ठीक है। मतलब कि जहाँ जिस स्टूडेंट्स की वैल्यू ऑब्ज़र्व वैल्यू में अशारिये के बाद 3 डिजिट्स हैं वो वाला स्टूडेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कि पहले वाले की एक वैल्यू में अशारिये के बाद 4 डिजिट्स हैं,
मतलब कि ये लीस्ट काउंट तो हमने लीस्ट काउंट के बाद देखा वहाँ पे 3 है, ये भी गलत है, ठीक है। अब दूसरा देखें तो उसमें 2 है, वो भी गलत है। अब तीसरा देखें, तीसरे में 3 है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे भी इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं और इसके लीस्ट काउंट में भी इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड स्टूडेंट है, जो तीसरा स्टूडेंट है वो बेटा वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट इतनी छोटी वैल्यू जो है ना हमें दे सकता है, इससे छोटी वैल्यू हमें नहीं दे सकता। ओके, तो बेटा इस तरह वो कहता है कि आपके पास जो है क्या कहते हैं, थर्ड वाला स्टूडेंट जो है ना वो करेक्ट है। आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो गलत हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से बेटा याद रखना है। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के तौर पे भी बेसिकली पूछा जा सकता है। तो सब मेन चीज़ बेटा यहाँ पे सिर्फ लीस्ट काउंट है। मैं आपको बता दूँ कि लीस्ट काउंट आपको अगर उसने दिया होता तो फिर तो दिया होगा फिर तो आप इजीली बता सकोगे, लेकिन अगर लीस्ट काउंट ना भी दिया होता तो आपको जो एग्जैक्ट लीस्ट काउंट है स्केल का होता है वो आपको पता ही है 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर, ये भी ये सेंटीमीटर में इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। अब 10 पे डिवाइड कर दो तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पांचवा जो है चौथा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कहता है कि एन ओल्ड इज सेइंग इज डैट अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कि कहता है कि समझ लो कि कहावत नहीं होती, जैसे कि कहता है कि बुढ़ा बंदा कह रहा है कि जो चेन होता है ना, चेन मतलब कि ये चेन है, ये चेन बनी हुई है, ये चेन है, ठीक है, ये चेन है। अब उसने कहा कि चेन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पॉइंट, कि वो उसके वीकेस्ट पॉइंट की वजह से स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे? अब उसने कहा कि जो ये जो आपस में जुड़ी हुई हैं, अब ये इनका वीकेस्ट पॉइंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है जहाँ से आपस में जुड़ी हैं तो ये मतलब कि इस चेन भी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक जगह से भी ये वीक हो जाए, मतलब कि हम यहाँ से कहते हैं कि ये एक जगह से वीक हो जाए, यहाँ से वीक कर दी जाए, तो क्या ये चेन इजीली टूट जाएगी? इजीली जो है ना वो टूट जाए। मतलब कि हम कहते हैं कि जहाँ पे इसका वीकेस्ट पॉइंट है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, वीकेस्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो चेन स्ट्रॉन्ग है, अगर वीकेस्ट पॉइंट वीक है तो चेन भी वीक है। ये चीज़ उसने बताई है। अब उसने कहा कि इसी स्टेटमेंट को तो आप अपने एक्सपेरिमेंट की कैसे उसको कंपेयर करते हो, एक्सपेरिमेंट के साथ कैसे उसके एनालॉग करते हो, एनालिसिस करते हो उसका एक्सपेरिमेंट के साथ इस चेन का, इस वर्ड का। उसका बेटा उसने यहाँ पे ये कहा है कि अगर आप कोई रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हो एक्सपेरिमेंट, तो बेटा वो कब एक्यूरेट होगा? तो बेटा याद है जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपने फाइनल रिज़ल्ट लेना है किसी चीज़ का तो वो आपने क्या कब लेना है? आपने चेक करना है कि आपकी वैल्यूज़ में सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू से क्या मुराद है कि आपने ये चेक करना है कि सपोज़ कर लें कि 3 वैल्यू है बेटा आपके पास। एक वैल्यू है आपके पास 0.24, एक आपके पास वैल्यू है 0.243, ठीक है, एक आपके पास वैल्यू है 0.2, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं लीस्ट एक्यूरेट का बता लूँ। याद है कि लीस्ट डेसिमल मैंने वहाँ बोला था कि जिस वैल्यू में अशारे के बाद कम इंचे हैं वो हमेशा आपकी एक्यूरेट होती है। कम से कम इंचे जिस वैल्यू में अशारे के बाद होंगे वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो बेटा याद रखना है। अब ये देखें, इसमें इशारे के बाद 2 इंच हैं, इसमें इशारे के बाद 3 इंच है, इसमें इशारे के बाद 1 इंच है। तो अब यहाँ इनमें से मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? तो मोर एक्यूरेट वैल्यू वही होगी कि जिस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल्स जो हैं वो क्या कहते हैं लीस्ट हैं, ठीक है। आप कम से कम जो है आप वैल्यूज़ जो है ना वो लोगे, छोटी से छोटी वैल्यू जो आपके पास होगी डेसिमल के बाद कम हिस्से होंगे वो बेटा आपके पास एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो तब इसी तरह वो कहता है कि तब आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट होगा, तब वो आपका रिजल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप कोई भी वैल्यू ले लें तीनों में से, आप सपोज कर लें ये ले लें, तो ये आपका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ उसने इसको इस तरह कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन इसको आपने फिर भी जो है ना याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद
सर ये दोबारा रिपीट कर दे। एक मिनट बच्चे, मैंने बताया कि इसमें उसने कहा है कि आपके पास एक चेन है, ठीक है, और वो कहता है कि चेन जो मतलब जैसे चेन बनी होती है संगली जिसको हम कहते हैं, जैसे अक्सर आपने देखी होती है, अब वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसके पीसेस। अब वो कहता है कि चेन जो है वो हमेशा तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब उसका वीकेस्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कि ये आपस में स्ट्रॉन्गली जुड़े होंगे तो तभी ये चेन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वरना ये चेन तो बड़ी कमज़ोर होती है, ईज़िली टूट जाएगी। अगर हम एक जगह से भी वो इसकी लूजनेस कर दें, मतलब यहाँ से इसका फासला थोड़ा सा कम कर दें, तो इसको हम इजीली से तोड़ सकते हैं। तो वो कहता है कि इसी चीज़ को, इसी डायलॉग को क्या हम अपने किसी रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर आप कोई रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हो एक्सपेरिमेंट डाटा से, ठीक है, अब वो रिज़ल्ट आप 3-4 दफ़ा आपने रिज़ल्ट निकाला और रिज़ल्ट निकालने के बाद आपके पास 3-4 वैल्यूज़ आ गई। अब उसने कहा कि आपने कौन सी वैल्यू जो है वो इसमें से लेने की जो मोस्ट एक्यूरेट हो। तो बेटा मोर एक्यूरेट वैल्यू तब भी होगी कि जब आपके पास जो रिज़ल्ट है उसमें लीस्ट डेसिमल होंगे, ठीक है, मतलब कि आप छोटी सी छोटी जो है ना वो रीडिंग आप लो, जितनी छोटी आप रीडिंग लोगे उतना ही एक्यूरेट बेटा आपके पास वैल्यू आएगी। अगर आप जितनी बड़ी रीडिंग लेते हो उतना बेटा एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आपके पास आता। तो यही चीज़ उसने बताने की कोशिश की है कि आप का रिज़ल्ट जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा कि जब आप रीडिंग को एक्यूरेट लोगे या लीस्ट एक्यूरेट, मतलब लीस्ट उसमें डेसिमल होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। लीस्ट डेसिमल का मैंने बताया कि जो आप 3-4 रीडिंग्स आप 3-4 दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3-4 वैल्यू ऑब्ज़र्व करते हो, निकालते हो, और 3-4 वैल्यू में एक्यूरेट वैल्यू वही होगी जिसमें अशारे के बाद कम हिस्से होंगे, क्लियर है। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कहता है कि आपके पास जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल द टाइम पीरियड, ठीक है। अब वो कहता है कि आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करते हो और वो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जब आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हो तो जब स्टॉप वॉच यूज़ करोगे तो किस किस्म के एरर जो है ना वो पॉसिबल हैं कि आपके अक्कर हो सकते हैं, ठीक है, एरर आ सकते हैं। तो वो आपको पता है, हमने ये एरर्स पहले भी पढ़े हैं। तो 2 तरह के एरर्स बेटा पॉसिबल हैं, एक रैंडम एरर, ठीक है, और दूसरा बेटा जिसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं, रैंडम एरर को हम पर्सनल एरर भी कहते हैं, और एक होता है बेटा सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर बेटा हमारे पास आ जाएगा सिस्टमैटिक, और लिख जाओ की हो गया है सिस्टमैटिक एरर। तो बेटा 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक एरर रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर पॉसिबल है। अब रैंडम एरर क्या है, पर्सनल एरर जिसको हम कहते हैं। रैंडम एरर तब एक्सेस होता है या तो बेटा आपके जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, आला यूज़ कर, जैसे कि स्टॉप वॉच हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, ठीक है, तभी आपकी रिज़ल्ट में एरर आ सकता है। दूसरा तो या तो बेटा जो पर्सन इस स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहा है वो अनएक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब कि उसको तजर्बा नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह स्टॉप वॉच को चलाना है, किस तरह उसको पहले ज़ीरो उसमें से एरर ख़त्म करना है, और किस तरह बेटा जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है साथ उसको भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह का एरर भी अक्कर हो सकता है जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर ये है कि ये सिर्फ सिस्टम में एरर हो सकता है, मतलब कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, जो आप आला यूज़ कर रहे हो, वो सिर्फ उसी में एरर होगा। उस एरर को बेटा हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है। इसमें जो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, सिर्फ सिस्टम में फ़ॉल्ट होगा। तो इस तरह वो कहता है कि जब भी हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करेंगे उसमें 2 तरह के एरर पॉसिबल हो सकते हैं, एक रैंडम एरर पॉसिबल हो सकता है और एक सिस्टमेटिक एरर पॉसिबल हो सकता है। तो यही चीज़ बेटा उसने यहाँ पे मैं बताई है कि आपके पास जब भी आप कोई प्रोसेस करो तो उसमें किस तरह जो है ना वो एरर्स आ सकते हैं आपके पास, किस तरह के एरर्स जो है वो पॉसिबल हैं। तो मैंने बता दिया कि एक बेटा आपके पास सिस्टमेटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है।
मैं यहाँ पे उसने पर्सनल एरर लिखा हुआ है, लेकिन पर्सनल एरर जो है उसको याद रखना है कि वो उसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं, रैंडम एरर भी कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास 5 शार्ट क्वेश्चन जो पहले ये आपने याद करने हैं इनको अच्छे तरीके से। मैंने इनको परसों आप लोगों से सुनना है या मैं आपसे लिखवाना भी है, मैं लिखवा लूँ आपसे, लेकिन ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं दोबारा बता दूं बेटा, जो बच्चे अपने एक्सरसाइज फिज़िक्स की एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन साथ साथ याद कर लें, अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, जिस तरह भी लगा लें, लेकिन ये आपको बेटा उंगलियों पे याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स की फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में से आपके मार्क्स 85, 80, 75, 80 प्लस आ जाएं, तो बेटा वही यही है कि आप इसकी एक्सरसाइज पे फोकस करना है आप लोगों ने। क्लियर है बच्चे? अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन से लेकर एंड वाले 5वें क्वेश्चन तक कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी इशू हो तो बेटा आप बता सकते हैं, ठीक है? बोल दिया करो, ड्यूरिंग क्लास बंदा बोल दे तो फिर वो पता होता है, वो ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है, फिर कोई चीज़ें बेटा आपको जल्दी समझ आ जाती है। बाद में फिर ना तो आप लोग ज़हमत करते हो पूछने की, तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। जी बच्चे। सर क्लियर है? यस सर। खान साहब बच्चे आपका तो जो ये है कि बेटा आपने चैप्टर स्टार्ट से नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? इसलिए आपको मैं भी चीज़ों की काम भी समझ आए, डिटेल में जो चीज़ें पढ़ी हो ना शुरू से, तो फिर इजीली समझ आ जाती है। मैं जो है ना अपने लेक्चर स्टार्ट वाले रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ, अभी मैंने स्टार्ट किया आज सुबह से पिछले लेक्चर, तो वो जैसे ही रिकॉर्ड हो जाते हैं ना तो फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा, वो आप उनको सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके खतीजा बच्चे, समझ आ गई है? मारो। यस सर। यस सर। हाँ, मुझे बार बार ना कहना पड़े, इनको अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों ने याद करना है। यस सर। यस सर। ओके बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।